पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। जहाँ जहाँ हो रहा है कोई लोकतंत्र उसको नहीं कहा जा रहा है। जिस तरह का मीडिया के ऊपर हमला होता है, तो भारत में मीडिया के ऊपर हमला के बाद कैसे हम कहेंगे कि यहाँ मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसलिए शर्म की बात है भारत का मीडिया का। शुक्रिया माता जी। मुकेश चंद्राकर की हत्या सिर्फ कई साल लग जाते हैं एक पत्रकार को पत्रकार बनने में। एक दिन में वो नहीं बनता है। कितना उसके भीतर कहानी कहने, कहानी को समझने, घोटाले को उजागर करने के जो अनुभव होते हैं वो धीरे धीरे बनते हैं, धीरे धीरे उसका कौशल आता है, तब वो जाकर पारंगत होता है और बड़े घोटालों को एक्सपोज करना शुरू करता है। तो सिर्फ मुकेश चंद्राकर की हत्या नहीं हुई है, उस कौशल की भी हत्या हुई है। और यहाँ एक तस्वीर है जहाँ वो पत्रकारों की सुरक्षा से के जुड़े सवाल को लेकर आंदोलन में सबसे आगे चल रहा है। बैनर के भी आगे मुट्ठी ताने चल रहा है। तो पत्रकारिता के लिए लड़ने वाले एक नौजवान पत्रकार की भी हत्या कर दी गई है। ये देखना सुखद रहा कि छत्तीसगढ़ के सभी पत्रकार मुकेश चंद्राकर को काफी निकटता से जानते हैं, उसके काम के बारे में, काम को लेकर उससे परिचित हैं। मेरे ही फेसबुक पर कई सारे पत्रकारों ने मुकेश की पुरानी रिपोर्ट को साझा किया, जिससे पता चल रहा था कि उसका काम उस राज्य में कम से कम नोटिस में है। दिल्ली के पत्रकारों से उसका रिश्ता जरूर रहा होगा, लेकिन उसकी पत्रकारिता पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। शायद ये वजह थी कि उस ठेकेदार को ये बात चुभ गई होगी उसकी खबर को लेकर कि किस स्तर के पत्रकार ने उसकी जो ठेकेदारी को लेकर जो सवाल उठाए थे किया है। और उसकी हत्या सिर्फ एक पत्रकार की हत्या नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में और दूसरे राज्यों में ऐसे चल रहे न जाने कितने ही घोटालों पर पर्दा डाल दिया गया। कोई मुकेश जैसा उत्साही पत्रकार अब उन घोटालों पर हाथ डालने से डरेगा, सोचेगा या उसे कोई हतोत्साहित करेगा कि मत करो, तो बहुतों ने राहत की भी सांस ली होगी। क्योंकि हुआ यह है कि जो संस्थानिक मीडिया है उसने इस तरह की खबरों पर हाथ लगाना बंद कर दिया। अब YouTube या निजी स्तर पर जिनके जिस रूप के प्लेटफॉर्म में वो अपने जोखिम पर इस तरह की खबरें कर रहे हैं हर राज्य में। इसलिए आप देखिएगा कि पहले उनका टकराव प्रशासन से होता है। प्रशासन उन पर तरह तरह की बंदिशें लगाता है, तरह तरह के मुकदमे करता है, और ये आए दिन की घटना हो गई। एडिटर्स गिल्ड, प्रेस क्लब, IWPC, ये 3 संस्थाएं हैं जो बहुत सजगता के साथ और त्वरित गति से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती हैं। लेकिन इसके बाद भी जो प्रशासन का मन बढ़ा है कि पत्रकारों को किसी तरह कुचल देने का, क्योंकि उसे पता है कि अब इनकी सुरक्षा हटा ली गई है, अब इनके पास कोई सुरक्षा कवच है नहीं, तो उसका दमन करना उस अफसर के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो ये एक सिस्टम ने भी संकेत कर दिया है कि अब हम पत्रकार को किसी भी प्रकार का अपना सहयोगी मानकर नहीं चलते इस लोकतंत्र की यात्रा में। तो कहीं भी दिल्ली में जैसे उर्मिलेश जी कह रहे थे कि हटाए जा रहे हैं और छोटे जगहों पर मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। हम लोग आवाज उठाते हैं, मगर वो आवाज कुछ दिनों के बाद दम तोड़ देती है, पहुंचती नहीं। तब तक कोई और पत्रकार उस लाइन में शिकार होने के लिए खड़ा मिलता है, किसी और नाम से, किसी और जगह। लेकिन हम फिर भी यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। यही कि उसके परिवार की आर्थिक मदद के लिए हम अपनी तरफ से व्यवस्था कर सकते हैं। जिन संस्थानों से जुड़ा रहा है उन संस्थानों को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ
इंडिया की तरफ से पत्र भेजा जा सकता है कि आप भी मुकेश के परिवार को कुछ आर्थिक मदद दीजिए, और इस तरह के कोष से उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जा सकती है। बहुत सीमित ही है ये भी मदद, लेकिन फिर भी कोई तरीका निकालना चाहिए कि उसके परिवार को थोड़ी राहत पहुंचे। जो आजीविका पर भी हमला किया गया, उसका पूरा परिवार उस संकट में चला गया है। अपने साथी को याद करते हुए आप लोगों ने बहुत संभव है काफ़ी कुछ आपको पता होगा मुकेश के बारे में, तो मैं उसे फिर से दोहराता हूँ कि बताऊँ कि जो जिस व्यक्ति को हमने खो दिया है, जिस साथी को, जिस सहकर्मी को हमने खोया है, वो आखिर कौन था, क्या कर रहा है। मुकेश का जन्म बीजापुर जिले के बासागुड़ा गांव में हुआ था। बासागुड़ा अगर आपको पता हो तो एक समय वो नक्सलियों का बहुत बीहड़ इलाका हुआ करता था, और बासागुड़ा वो जगह है जहां 2012 की जून में जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के एक एनकाउंटर में 17 निर्दोष आदिवासी मारे गए थे, और वो ऐसे ही वहाँ उस जगह पैदा हुए। और जब उनका जन्म था वो नक्सलियों के आगमन के बस्तर में आगामी वर्ष थे जब मुकेश का वहाँ जन्म हुआ था। उसके कुछ समय बाद जब मुकेश की उम्र बहुत कम थी, उनके पिता का वहाँ देहांत हो गया, और फिर उसके कुछ ही समय बाद जो अपने अर्ली टीन्स में थे मुकेश का परिवार बहुत ही भीषण सलवा जुडम की हिंसा में घिर गया। आप कल्पना कीजिए, एक बच्चा जब जंगल की दुनिया में अपनी निगाह, अपनी दृष्टि को देखना शुरू कर रहा है, आसपास की दुनिया को, वह सलवा जुडम की हिंसा से विस्थापित हो जाता है। तो मुकेश बहुत कम उम्र में सलवा जुडम के दौरान विस्थापित हुए, और वो अपनी माँ और अपने भाई के साथ एक शरणार्थी कैंप में जाकर रहने लगे। ये मुकेश के आरंभिक दिन है। उनका जीवन लेकिन वहीं तक नहीं सिमटा। उसके बाद एक और विस्थापन हुआ और मुकेश का परिवार एक दूसरे रेफ्यूजी कैंप में जाकर रहने लगा। ये मुकेश के, आप देखिए कि ये किस तरह से द मेकिंग ऑफ अ जर्नलिस्ट, द मेकिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, शुरू के 17-18 साल वो कितनी गहरी त्रासदी में बीत रहे हैं। और ये वो समय है जहाँ इर्द गिर्द भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के बीच में, जिसमें मुकेश जैसे कई सारे परिवार पिस रहे हैं। इसी दौरान कुछ एक साल बाद जब मुकेश की उम्र फिर से बहुत कम है, तो ज़्यादा नहीं है, मुकेश की माँ का भी देहांत हो जाता है कैंसर से। ऐसी स्थिति में आप कल्पना कीजिए कितना मुश्किल रहा होगा किसी करियर जैसी चीज़ के बारे में सोच पाना। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक जज्बा था कि उन्हें लगा कि अगर मैं शायद कुछ कर सकता हूँ तो यहाँ की कहानियाँ, यहाँ की खबरें, इस जंगल के बारे में दुनिया को बता सकता हूँ। वहाँ से मुकेश के भीतर वो पैशन शुरू होता है। करीब 10 बरस मुकेश ने फ्रीलांस जर्नलिज्म की, रायपुर और दिल्ली के कुछ अखबारों, कुछ चैनल के लिए कुछ लिखा करते थे, जहां अक्सर उनके साथ होता था, जो आप सभी लोगों को पता है, उनकी बाईलाइन अक्सर लोग चुरा लिया करते थे। ये इतनी त्रासदी है छोटी जगहों के रिपोर्टर्स के लिए कि उनका काम होता है, इनपुट्स उनके होते हैं, वीडियोस उनके होते हैं, और उस वीडियो को, उस इनपुट को बड़े शहरों के राजधानी के पत्रकार उसको ट्वीट करके उसका अपना नाम कमा लेते हैं। आप जानते हैं कि वो वीडियो वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं गुड फेथ के साथ, लेकिन उस वीडियो को यहाँ बैठा कोई इन्फ्लुएंसर अपने हैंडल से शेयर करता है, वो अचानक से भयंकर रूप से वायरल हो जाता है, और हमें नहीं मालूम पड़ पाता कि आखिर वो वीडियो आया कहाँ से था। वो वीडियो, वो जानकारी, वो सूचना मुकेश जैसे पत्रकार लाया करते थे। 10 बरस तक इस त्रासदी को झेलने के बाद कि जब वो लगातार देख रहे हैं कि मेरी आवाज़ की कहीं कोई वैल्यू नहीं है, तब मुकेश को लगा कि अब मुझे अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर देना चाहिए। और ऐसे में मुकेश ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसे आप देख सकते हैं, शायद आपने देखा भी होगा, जिसका नाम है बस्तर जंक्शन। वो समय था जब बस्तर में, थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ आपको कि 2021-22 के आसपास बस्तर के कई सारे स्थानीय पत्रकारों को लगा कि YouTube ने उन्हें वह माध्यम दे दिया है जिसके जरिए वे रायपुर और दिल्ली के आकाओं को एकदम बाईपास करके अपने दर्शक के साथ सीधा संवाद कर सकते हैं। यहाँ से मुकेश की पत्रकारिता की एक सेकंड जर्नी, या कहें तो एक सेकंड इनिंग शुरू होती है, जहाँ से वे कहीं अधिक चर्चित हो जाते हैं। उनका चेहरा हम में से कई लोग जानने पहचानने लगते हैं। ये उनका दूसरी इनिंग है। तो जब हमने एक खबर करी, अगले दिन मुकेश का एक डरते हुए मेरे पास फोन आता है कि दादा कुछ होगा तो नहीं ना? भाई क्या हुआ? उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारी ने, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें मैसेज भेजा है, जिसकी टोन स्वाभाविक रूप से डिसअप्रूविंग टोन थी। मुकेश ने मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजा जो आज भी मेरे पास है। तो ये दैनिक स्तर पर वो व्यक्ति ऐसी धमकियां झेल रहा था। तो जो
पिछले हफ्ते हुआ है उनके साथ, ये सिर्फ उस धमकी, उन धमकियों का, उन परिस्थितियों का परिणाम था जो मुकेश या कई अन्य साथी वहाँ झेलते हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग संपर्क में हैं बस्तर के साथियों से। मैं आपको बता सकता हूँ आज की तारीख में बस्तर का पत्रकार बहुत ही निरीह और निहत्था महसूस कर रहा है, डिफेंसलेस एंड वल्नरेबल। उसको लगता है कि उसे कहीं भी उठा लिया जा सकता है। यहाँ मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा, कुछ एक साथी ऐसे भी हैं जो कि बस्तर के स्थानीय पत्रकारों पर, एक उनकी इंटेग्रिटी पर कुछ डाउट्स कर रहे हैं। किसी ने मुझसे एक दिन अभी मुझसे कल ही कहा किसी ने कि आखिर वो ठेकेदार के घर गए क्यों थे। हाँ, आपको पता होगा कि ठेकेदार के घर में उनकी बॉडी पाई गई। तो एक तरह से ये बताया जा रहा है कि पत्रकारों का दामन उतना उजला नहीं था जितना कि हम कुछ लोग प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं।